गुड मॉर्निंग डियर ट्रेनीज। मैं साहिल सिंह टैरन फिर से आपके खिदमत के लिए रेडी हूँ। आपके अपने चहीते चैनल SSTC पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं BCC2 का एक क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन। B.Ed फर्स्ट ईयर में पढ़ना है हम लोगों को। क्वेश्चन है 1986 की नई शिक्षा नीति के सुझावों का विवेचना करें। जो हमारी 1986 में जो नीति आई थी, है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कैसे क्रियान्वित हुई, तो उसके लिए हम काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जो कि 2021 में पूछा भी गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको, है ना, इफ़ यू वांट टू स्क्रीन शॉट प्लीज टेक इट। 1 second. This one is first page. Second page. This one is first page. Second page. Third page. Fourth page. This one is next. 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 And last. Again I repeat, this one is first page, second, third page, fourth, fifth, and last. ओके, तो हम लोग इसका डिटेल करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पार्लियामेंट से। तो संसद ने 1986 में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर विचार विमर्श किया और उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वह वर्षाकालीन सत्र में नीति के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र के तुरंत बाद मंत्रालय ने कार्य योजना तैयार करने का कार्य बहुत मुस्तैदी से करना शुरू किया। बहुत तत्पर तरीके से वो स्टार्ट भी कर दिए काम को करने के लिए। शुरू में 23 कार्यदल गठित किए गए और प्रत्येक कार्यदल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक विषय सौंपा गया। प्रख्यात शिक्षा शास्त्री, विशेषज्ञ और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि इन कार्यदलों में संबंध रखते थे। कार्यदलों को निम्नलिखित विषय सौंपे गए, बहुत सारे काम सौंपे गए इसके लिए, जैसे कि शिक्षा प्रणाली को लागू करना, स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु को प्रक्रिया के लिए काम करना, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, जिन्हें हम लोग अब दिव्यांग कहते हैं, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा,
शिशु देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब अनौपचारिक शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सहित। माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय। व्यावसायीकरण, उच्च शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा। तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा। अनुसंधान और विकास। संचार माध्यम तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी। डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना और जनशक्ति आयोजन करवाना। खेल, शारीरिक शिक्षा और युवा। मूल्यांकन प्रणाली और परीक्षा सुधार। शिक्षा का प्रबंध करवाना। ग्रामीण विश्वविद्यालय संस्थाएं कार्यदलों से उनको सौंपे गए विषयों की वर्तमान स्थिति की जांच करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशिष्ट विवरणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करने का अनुरोध किया गया था। कार्यदलों से यह भी आशा की गई थी, आप समझ सकते हैं कि टोटल शुरू में कितने थे, 23 कार्यदल को गठित किया गया था कि सरकार कितना इस विषय के लिए चिंतित थी। 1986 की नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हो। इस नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया था। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया। त्रिभाषा मतलब एक प्रादेशिक विषय होगा, वो आपका हिंदी भी हो सकता है, या आपका मॉडर्न लैंग्वेज होगा। मॉडर्न लैंग्वेज में जो भी यूरोपियन कंट्री पहले से डेवलप है उससे होगा, या तो जो पश्चिमी सभ्यता का जो भाषा है उसको आपको पढ़ना है। और तीसरी थी आपकी हिंदी और अंग्रेजी में एक भाषा तय करना। और इसमें था शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। 14 वर्ष की आयु की तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस दिया गया जाए। और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग जो कि 1964 और 66 में कार्यान्वित की गई थी, की सिफारिशों पर आधारित थी। याद रखिएगा, ये जो हमारी 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी, ये किसके सिफारिश पर आधारित थी? कोठारी आयोग, जो कि 1964-66 में अप्लाई की गई। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं जो हम लोगों के बीच में जो बैर है, कोई बोलते हैं दूसरे को अनुसूचित जनजाति, कोई अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक की बराबरियों करने पर विशेष जोर दिया गया। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दस्तावेज, ये सब लागू किए गए। इसमें क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज को 12 भागों में विभाजित किया गया। भाग 1 जो प्रस्तावना था, प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया गया कि नई चुनौतियों और सामाजिक ज़रूरतों को देखते हुए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह एक नई शिक्षा नीति तैयार करे तथा इसे कार्यान्वित करे। भाग 2 में क्या किया गया, शिक्षा का सार तथा भूमिका। इस भाग में शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्रीय लक्ष्य, समानता, स्वतंत्रता, भारतीय भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और न्याय की प्राप्ति की बात कही गई। भाग 3 में राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में जोर दिया गया। इस भाग में पूरे देश में एक ही शिक्षा प्रणाली की बात कही गई, जिसमें के अनुसार संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा, 10 वर्षीय शिक्षा में 5 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्षीय उच्च प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद 2 वर्षीय हाई स्कूल शिक्षा की व्यवस्था होगी। +2 प्लस इंटरमीडिएट शिक्षा +3 स्नातक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो अभी तक लागू है। भाग 4 में समानता के लिए शिक्षा के लिए
जोर दिया गया। भाग 5 में विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन हो। भाग 6 में तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। तकनीकी में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेज। भाग 7 में शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन सही ढंग से हो। अध्यापकों की जवाबदेही की बात कही गई। भाग 8 में शिक्षा की विषय प्रक्रिया को नया मोड़ दिया गया, मतलब वो रचनात्मक हो और सही ढंग से हो। भाग 9 में अध्यापक के लिए वेतन की शर्तों को, कि उनकी जो शर्त होते हैं उनको सुधारा जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए, उनका वेतनमान सही ढंग से हो। भाग 10 में शिक्षा का प्रबंध सही ढंग से हो। जिला स्तर पर, प्रांतीय शिक्षा स्तर पर, सब जगह एक शिक्षा परिषद गठन हो, ताकि वो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी जो कमियां हैं उनको वो देख सके। भाग 11 में संसाधन और समीक्षा पर जोर दिया गया, है ना। इसमें क्या किया गया कि 1986 को लागू करने तथा उनके क्रियान्वयन के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत होगी। तो इसके लिए पंचवर्षीय योजना के में आय का 6% अधिक निवेश की बात कही गई। भाग 12 भविष्य को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण और दोष को भी इसमें दिखाया गया, और हम 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हमारा ये लक्ष्य था हमारा। अब 1986 के हम लोग प्रोज और कॉन्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इसमें गुण क्या थे, अवगुण क्या थे। तो गुण तो मैंने बता दिया, 6% व्यय करने की बात कही गई। पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसमें इसको पूरी करने की योजना भी साथ में ही प्रस्तुत की गई, कि बस नियम लागू हुआ और इसके साथ योजना भी बन गई कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे ताकि हम लोग का जो शिक्षा का स्तर है ऊपर उठ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषित शिक्षा संरचना के अनुसार पूरे देश में 10+2+3 संरचना को लागू कर दिया गया, मतलब पूरे देश में एक समान शिक्षा हो, जो कि 10+2+3 हो। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया, जिससे 90% स्कूलों को इस योजना का लाभ मिला। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ हमारे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। इस नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गति निर्धारक विद्यालय खोले गए। इस नीति की घोषणा के बाद 1986 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की घोषणा की, जो अभी तक चल रही है। इग्नू के नाम से जिसे लोग काफ़ी प्रचलन में लाते हैं। शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने के साथ साथ उनकी ज़रूरतों के अनुसार सेवा शर्तों में सुधार भी की जाए। इसके बहुत सारे कौन भी थे। दोष में क्या था, इस नीति में शिक्षा की व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी, लेकिन जो नहीं हो सकी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत बनाए गए प्राथमिक स्कूलों के भवन बहुत घटिया किस्म के थे, और इसके जो फर्नीचर थे वो भी काफ़ी निम्न किस्म के थे। योग्य बच्चों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई थी, लेकिन जितना नवोदय विद्यालय को खुलना चाहिए था उतना खुल नहीं सका। तो 1986 में इस तरीके की बात कही गई थी। और भी मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि समय की कमी के बावजूद भी कार्यदलों ने अपना कार्य बड़ी सावधानीपूर्वक पूरा किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1986 में प्रस्तुत कर दी। इन रिपोर्टों पर मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा आयोजित की गई बैठकों में चर्चा की गई। इन चर्चाओं के पूरा हो जाने के बाद 20 जुलाई 1986 को राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों को एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य विषयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक नई दिल्ली 1 और 2 अगस्त 1986 को हुई। इस बैठक में कार्य योजना दस्तावेज पर चर्चा की गई थी। तत्कालीन भारत सरकार ने 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पुनः निरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 26/12/1990 को प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष 9 जनवरी 1991 को रखी गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE ने इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 31 जुलाई 1991 को
एक समिति नियुक्त की जो शिक्षा के इतिहास में श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति के नाम से प्रसिद्ध है। इस समिति ने पुनः निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं सहित अपनी रिपोर्ट जनवरी 1992 में दी। सरकार ने 1992 में संशोधित शिक्षा नीति की घोषणा की। आम सहमति के आधार पर उसकी कार्य योजना तैयार की गई, जो कार्य योजना 1992 के नाम से प्रसिद्ध है। आजकल यह कार्य योजना के अनुसार चल रहा है। तो ये ऑडियो सेशन आज का कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप लोग कमेंट करें और इसे सुने, बार बार प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग माय ऑडियो। थैंक्स, बाय।